तो बेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं सेल चैप्टर 8 लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, ये पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। तो अब सेल के बारे में देखो बेटा, सेल एक यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहलाती है क्योंकि बेटा हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं, ठीक। बेटा सेल क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। अगर मान लो आपका घर, आपका शरीर एक मकान है तो उसमें लगने वाली ईंट सेल है। उस सेल के अंदर ही बेटा मोस्टली एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। किस तरह की एक्टिविटीज़? जैसे कि आपकी ऑक्सीजन का अंदर आना, एनर्जी का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, और आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे डीएनए, आरएनए, ये बेटा सारी चीज़ें, और आपका प्रोटीन का सिंथेसिस है ना, आपकी रिकवरी, आपकी ग्रोथ होना, है ना। सेल डिवाइड होकर तो ग्रोथ करता है, तो सारी चीज़ें बेटा तो फंक्शन, तो इंसान का शरीर जो फंक्शन कर रहा है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर जो फंक्शन कर रहा है वो सेल की वजह से ही तो है। तो बेटा क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ की यूनिट है। अगर सेल डेड हो जाए तो बेटा इंसान ही मर जाएगा, क्योंकि जो लिविंग एक्टिविटीज़ जो हो रही है, मेटाबॉलिज्म है हमारा, है ना, रेस्पिरेशन है, वो बेटा अल्टीमेटली एंड दी एंड हो कहाँ पर रहा है, सेल के अंदर ही होता है। दिख रहा है फेफड़े में हो रहा है, पर एक्चुअली हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है। अगला देखो बेटा, अब आपकी एनसीईआरटी का करिए, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड व्हाट इज दैट इनएनिमेट थिंग दैट डज नॉट हैव विच लिविंग थिंग्स हैज। इसका मतलब ये बोल रहा है कि बेटा जब आप आसपास देखते हो तो आप देखते हो जिंदा भी है ऑर्गेनिज्म और मरी हुई चीज़ें भी हैं। तो डेड और नॉन, मतलब डेड और लिविंग दोनों चीज़ों को देखते हो, तो बस आपके दिमाग में ये चीज़ आती होगी क्या ऐसी चीज़ है और लिविंग को लिविंग और डेड को डेड बना देती है। तो लिविंग के पास ऐसा क्या खास है, ठीक। अब देखो आगे पढ़ते हैं। द आंसर इज दिस, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक चीज़ है जिसे क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से वो लिविंग है, ठीक। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है जो कि सेल है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सम कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड सम ऑफ यूनिसेल्युलर कहलाते हैं, एंड वाइल अदर आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल कॉल्ड मल्टीसेल्युलर। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं, जैसे हमारे अमीबा, है ना, और हमारे कुछ और बैक्टीरियाज। लेकिन बेटा हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे हम खुद हैं, इंसान, वो क्या है, वो बेटा मल्टी सेल्युलर, बहुत सारी अधिक सेलों से मिलकर बने हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। अब एक सेल के बारे में और ज़्यादा अंदर की तरफ जाएं तो देखो क्या चीज़ पता चलती है। तो इसके बाद ये आती है व्हाट इज अ सेल, क्या आती है, व्हाट इज अ सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बनाया, आप अमीबा का एग्जाम्पल ध्यान रखना, अमीबा हमने कैसे बनाया था, ऐसे एक अमीबा बनता है ना, एक अमीबा बन गया, ठीक है। अमीबा को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, ठीक। अब देखो जरा आगे पढ़ते हैं इसको, हाँ हो गया एडजस्ट, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब वो जिंदा होते हैं, आराम से रह सकते हैं, अपने इनिशियल फंक्शन या परफॉर्म कर एसेंशियल फंक्शन, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, है ना, ये सारे काम वो कर लेते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब एक सेल से कम ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आधी सेल का है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। होगा तो एक सिंगल सेल, एक लास्ट यूनिट क्या है, एक सिंगल सेल, इससे, हाँ, इससे छोटा नहीं हो सकता, क्या। तो सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, क्योंकि बेटा एक सेल, एक लास्ट, एक तो टोटल बड़ा स्ट्रक्चर हो तो बहुत सारी सेल मिलकर बनाती है, सिंगल सेल हो तो एक सेल मिलकर बना देती है, ठीक है। अगला देखो, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, सबसे पहले एक नाम हमको पढ़ने में मिलता है। खैर मैं एक बात बताऊं तो एक नाम और भी है जिनके बारे में अभी बताएंगे, और मैं पहले आपको याद दिलाता हूँ, वो रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक सेल देखी थी कॉर्क कैम्बियम के अंदर, मतलब लकड़ी के अंदर डेड सेल देखी थी। कैसी दिखाई दी उनको, बेटा उनको ऐसे दिखाई दी जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। कैसा होता है मधुमक्खी का छत्ता, पेंटागोन टाइप या ऑक्टागोन टाइप, मतलब ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, या इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह के कई स्ट्रक्चर आपस में। बंक मिनिस्टर फुलिन पढ़ा था ना आपने वो 10th में, कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर है, या फुटबॉल देखियो वैसा स्ट्रक्चर, ये इस तरह का स्ट्रक्चर उनको कॉर्क कैम्बियम में दिखाई दिया, किसको, रॉबर्ट हुक को। लेकिन उसके बाद कौन आए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने एक लिविंग सेल देखी फर्स्ट टाइम, क्या देखी, फर्स्ट टाइम एक लिविंग सेल देखी। रॉबर्ट ब्राउन आए, उसके बाद कौन आए बेटा, रॉबर्ट ब्राउन, लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल इन द सेल। बेटा अब रॉबर्ट हुक के टाइम पर तो इतनी ज़्यादा डिटेल चीज़ें थी नहीं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जब बेटा कि आगे अंदर तक देखा जा सके सेल के ऑर्गेनल्स क्या है,
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपकी गोल्जी एपरेटस हो गई, या उसके अंदर भी राइबोसोम की बात करें, डीएनए की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर और चले जाएं, तो बेटा इतनी ज़्यादा महीन चीज़ें, छोटी चीज़ें कब देख पाए? जब इलेक्ट्रॉन का इवोल्यूशन हुआ और क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बन गया। ठीक बेटा, उसके बाद आती है सेल थ्योरी। क्या आती है बेटा? सेल थ्योरी। अगर बेटा इस वीडियो पे लाइक मिलते हैं और बच्चों को समझ में आता है बेटा, और वो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा ऐसी वीडियोस हम आगे और लाएंगे। और अगर बच्चों का रिस्पांस अच्छा नहीं होगा तो हम अपनी लेक्चर्ड वीडियो, वो तो डालनी है, लेक्चर्ड वीडियो तो डालेंगे। हमारे जो अपने नोट्स हम बनाते हैं, अपने नोट्स वाली वीडियो तो डालेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप फिर से वही चैप्टर जो पहले किए हैं, नए चैप्टर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट मारो, ठीक है? अगर 1000 लाइक होते हैं तो आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सेल थ्योरी क्या है देखो। इन 1838 में सबसे पहले कौन? मैथियास स्केल्डन कौन थे? एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। हाँ, अब बेटा बॉटनिस्ट कौन होगा? जो बॉटनी की पढ़ाई करेगा, जो मतलब प्लांट की बात करेगा। किसकी? प्लांट की बात करेगा। अब उन्होंने प्लांट की स्टडी करने के बाद सेल की एक थ्योरी दी। क्या दी? एक थ्योरी दी। क्या दी? एक्सट्रीम a large number of plant and observed that all plants are composed of different kind of cells। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स की स्टडी की और पता किया कि बेटा प्लांट्स अलग अलग तरह की सेलों से बने हुए हैं। ठीक, फिर टिश्यूज। अब बेटा टिश्यू क्या होता है एक बार याद रखो। सेल और सेल जब आपस में मिलती हैं तो बेटा टिश्यू कहलाता है, और जब टिश्यू और टिश्यू आपस में मिलते हैं तो बेटा ऑर्गन कहलाता है, और जब ऑर्गन से ऑर्गन मिलता है तो बेटा ऑर्गन सिस्टम या बॉडी कहलाती है। हैं? कैसी बॉडी? बेटा हमारी ऐसी बॉडी, इसमें लिम्स वगैरह होते हैं ना, या ऑर्गन सिस्टम आप बोलो, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सचवान, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था सचवान। वो ब्रिटेन के जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने बेटा एनिमल्स पे स्टडी की होगी। अगर वो जूलॉजिस्ट थे तो जूलॉजी का मतलब क्या है? एनिमल की स्टडी। ठीक, हाँ। अब प्लांट्स के बारे में भी वो जानते ही थे, क्योंकि बेटा आप बायो पढ़ते हो तो। हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया? दे स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। इन्होंने बहुत टाइप के एनिमल्स पढ़ लिए। थोड़ा नया बुक है ना हमारा, करारा देखो। तो अलग तरह के एनिमल सेल पढ़े, और उन्होंने क्या बोला? इन्होंने रिपोर्ट किया दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बेटा इसका क्या मतलब है? उन्होंने बोला कि एनिमल जो सेल है उसकी आउटर लेयर थिन है, पतली है, एज कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल की थिक है। क्यों बेटा? क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर सेल वॉल है। लेकिन बेटा एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन हिज स्टडी on plant tissue that the presence of cell wall is unique character of plant। इसका मतलब प्लांट्स के सेल के पास ही है सेल वॉल, तो ये यूनिक कैरेक्टर हो गया उनका। क्या हो गया? यूनिक। तो कोई बोले कि प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर क्या है, तो आप बोलोगे कंपोजिशन ऑफ या कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल। तो बेटा स्केल्डन और सचवान ने, इन दोनों ने मिलके बेटा क्या किया? इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। और दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। बट बेटा न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि एक सेल या नई सेल्स जो बन रही हैं, डिवीजन कैसे हो रहा है, डिवीजन हो भी रहा है नहीं हो रहा है, इस बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, कोई आइडिया दिया ही नहीं। उसके बाद कौन आए? रुडोल्फ वर्शू। कौन आए? रुडोल्फ वर्शू आए 1855 में, 1855 में। इन्होंने सबसे पहले सेल डिवाइड होता है और नया सेल बनता है के बारे में बताया कि पुराना ही सेल है वही डिवाइड होकर नए सेल में कन्वर्ट होता है। ये रुडोल्फ वर्शू ने बताया। ठीक है, अब इसका मतलब कि पहले से ही जो सेल है वही नहीं बनती है। उन्होंने बेटा लैटिन भाषा में क्या बोला? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ठीक, तो बेटा कई बार नीट वाले यहाँ से भी सवाल पूछ लेते, किसने बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला? समझ में आ गया? बस, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोलेंगे अरे ये क्या ज़रूरी है, पर बेटा नीट वाले तो बेचारे इतने साल से क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन मैं तुमसे बोलूँ इसके अंदर से 100 क्वेश्चन बनाओ, इस एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन बनाओ, कितने बनाओगे बेटा? तो कुछ उल्टा ही दिमाग तो लगाओगे फिर, और यहाँ से बाहर से क्वेश्चन बना नहीं सकते आप, यही आपकी लिमिट्स है। ठीक, अगला देखो। ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ स्केल्डन एंड सचवान। तो स्केल्डन और सचवान की जो थ्योरी थी उसमें जो कमी थी उस कमी को इसने पूरा करके सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया।
सेल थ्योरी अंडरस्टूड, जो आज हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी वो यही है। तो 3 साइंटिस्ट जिन्होंने कंप्लीट किया, तो पहले कौन है, स्केल्डन, सचवान और लास्ट में रुडोल्फ वर्शू। बात समझ में आ गई। अब बेटा 2 मेन पॉइंट जो निकल कर आते हैं थ्योरी के वो क्या है, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, या सेल के ही प्रोडक्ट हैं। अगला, एक सेल या नई सेल पहली प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनती हैं। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आई। अब एक टॉपिक और देखते हैं आगे। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल के बारे में एक ओवरव्यू देखते हैं सेल को जरा। आज यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन ओनियन पील एंड ह्यूमन चीक। बेटा ओनियन पील और ह्यूमन चीक के अंदर आप पहले ऑब्जर्व कर चुके हो, कहाँ, 9th क्लास में, ठीक है बेटा, यही वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कराया गया था। ओनियन पील पता है ना, जब बेटा प्याज को छिलका उतार देते हैं और मेन प्याज पर जाते हैं तो हल्की सी एक वाइट कलर की लेयर होती है, उसे उतारते हो, वो है पील। उसको वाटर में डालते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो बेटा सेल दिखाई देती हैं। और गाल की सेल लेते हैं कहाँ से, गाल के अंदर से, गाल के बाहर से नहीं लेते, हाँ अंदर से लेते हैं, अंदर मुंह में उंगली डाल के गाल की तरफ से वहाँ से खाल हटाई जाती है और वहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। अगला, द सेल ऑफ ह्यूमन चीक हैव आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इनसाइड ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब जब उन्होंने ह्यूमन सेल देखा, ह्यूमन की चीक सेल देखी, तो बाहर तो उन्होंने क्या देखा, एक आउटर मेम्ब्रेन देखी। आउटर क्या देखी, मेम्ब्रेन, याद रखना, वॉल नहीं बोला, वॉल नहीं बोला, वॉल क्योंकि प्लांट सेल का करेक्टर है ना। और अंदर उन्होंने क्या देखा, न्यूक्लियस देखा। क्या देखा, डेंस। डेंस का मतलब काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ढंग से पैक हुई हैं। जैसे आप जाने से पहले, कहीं जाने से पहले अपने सामान भर भर के ठूस के अपना बैग ठूस कर देते हो ना, एकदम चैन भी ऐसे बंद करते हो बड़ा जोर मार के, ऐसी क्या है, न्यूक्लियस भी बिल्कुल पैक हुआ पड़ा है, ठीक। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, उसके अंदर क्या मिला है, which is turned in turn contain the genetic material। अब उस क्रोमोसोम पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जो क्या होता है, डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। अब अगली चीज देखो, अब सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो कवर्ड है, जिसके जैसे ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस भी कैसे बेटा, कवर्ड है, किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अंदर वॉल नहीं होती, मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है। क्या है बेटा, कवर है, और कॉल्ड यूकैरियोट। तो वो कैसी सेल कहलाती है, यूकैरियोट। यू का मतलब क्या है, ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा, और इससे एक और शब्द बनता है यू मतलब न्यू, न्यू सेल्स। और नई सेल कैसी होती हैं, जो एकदम पैक्ड होती हैं, मतलब हम जो हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक हैं। और प्रो, इसके बाद क्या होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक, उनके बारे में भी। तो प्रो का मतलब क्या होगा, आगे जो नीचे है बेटा, जिनका न्यूक्लियस कवर्ड नहीं होता, जिनका न्यूक्लियस कवर्ड नहीं होता, उनका जेनेटिक मटेरियल बेटा यहीं पर घूमता रहेगा, सेल में ही घूमता रहेगा, कवर्ड ही नहीं होगा। मतलब उनका बैग क्या, उनकी बैग की चैन खुल गई, उनकी बैग की चैन टूट गई, ज़्यादा ही ओवरलोड हो गया, टूट गई, वो पुराने स्ट्रक्चर है, क्या है, पुराने। लेकिन आजकल जो चैन आ रही है, आजकल जो बेटा बैग आ रहे हैं वो बड़े मजबूत हैं, फूटते नहीं है वो। ऐसे समझ लो, बस समझाना चाह रहा हूँ, है ना, रिलेट करो चीज़ को। अब जिनके पास बेटा मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस क्या है, वो क्या कहलाएगा हमारा, प्रोकैरियोट। प्रो मतलब पुराना, ओल्ड, क्या, ओल्ड। अब भैया आप बोलोगे भैया ऐसे फ़ोन में तो प्रो का मतलब होता है नया, आईफोन प्रो, है ना, तो बेटा वो उसी में होता होगा। और सच बताऊं तो प्रो होता कुछ भी नहीं है, पुराने वाले में 1-2 चीज़ें नई मुश्किल से डालते हैं और बस पपलू बनाते हैं लोगों को। अगला देखो, इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल आ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। इसका मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर नहीं, सेल के अंदर, सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म है बेटा। साइटो का मतलब ही सेल है, साइटो का मतलब क्या है, सेल। प्लाज्मा का मतलब है लिक्विड, तो सेल में पड़ा हुआ लिक्विड, पाया जाना वाला लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाता है। इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। इसका मतलब सेलुलर एक्टिविटीज जहाँ होती हैं टोटल, कहाँ होती हैं, आपके इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। सब समझ गए। यहाँ से भी एक नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि सेल की मेनली एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। अगला देखो बेटा, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों के अंदर सेम कंडीशन है, साइटोप्लाज्म में ही काम होता है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल लिविंग। और बेटा सेल को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ होती हैं, ठीक है। आगे देखो, बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोट सेल हैव अदर
मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अब सेल के पास और भी चीज़ें हैं, वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। बहुत सारे और पार्ट हैं, जैसे हम अपने अंदर देखते हैं, हमारे अंदर क्या क्या है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, है ना, और क्या क्या चीज़ है भाई, स्टमक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, बहुत सारा सामान है अंदर। अभी एनाटॉमी पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक। अब उसके अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ठीक। अगला